वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एनजी ट्यूब या राइस ट्यूब के बारे में। ठीक है, एनजी ट्यूब या राइस ट्यूब क्या होती है? एनजी ट्यूब या राइस ट्यूब एक ट्यूब के द्वारा पेशेंट को फीडिंग कराई जाती है। जो पेशेंट ओरली कोई भी चीज लेने में क्या होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं, उन पेशेंट में एनजी ट्यूब के द्वारा फीडिंग कराई जाती है। तो लिखिएगा इसमें, अ प्रोसीजर where a tube introduced into a stomach through nose। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि किसी भी पेशेंट को नोज के द्वारा ईजोफेगस से होते हुए स्टोमक के अंदर अपन कोई ट्यूब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम एनजी ट्यूब इंट्रोड्यूस करना। अब यहाँ पे अपन ने बात की है नोज के द्वारा। नोज में कौन सा आएगा, ये प्रश्न बना हुआ है पहले कि नोज में हम कौन सा नोज करते हैं, तो इसमें आएगा लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। लेफ्ट नोस्ट्रिल्स क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा, इसके पर्पस क्या है, हम एनजी ट्यूब को क्यों किस उद्देश्य के साथ हम एनजी ट्यूब को लगाएंगे। तो पर्पस में देखिएगा, इसके पर्पस में नंबर 1 देखिएगा, इसमें हम एनजी ट्यूब को इसलिए डालेंगे कि अपन को फीडिंग प्रोवाइड करनी है। तो पहला उद्देश्य तो यही हो गया कि टू प्रोवाइड फीडिंग, प्रोवाइड फीडिंग। पहला उद्देश्य यही हो गया कि हम फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर हम सेकंड उद्देश्य की बात करें तो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम गैसियस डिस्टेंशन, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम गैसियस डिस्टेंशन। यानी कि गैसियस डिस्टेंशन से रिलीफ के लिए हम एनजी ट्यूब डालेंगे और गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा पर्पस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक पर्पस में जैसे कि हम गैस्ट्रिक एनालिसिस करते हैं, पॉइजनिंग कंडीशन में इसने कोई ना कौन सा पॉइजन पिया है, वो कंडीशन एनालिसिस करने के लिए हम इसका गैस्ट्रिक से कुछ सैंपल निकालते हैं और उसको डायग्नोस करते हैं एनजी ट्यूब के द्वारा। ठीक है ना। पर्पस से एक प्रश्न बनता है, पर्पस से प्रश्न बनता है, किसका प्रश्न बनता है कि यहां से प्रश्न बनेगा, पर्पस ऑफ एनजी ट्यूब इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट। ठीक है ना। यहां से प्रश्न बनेगा कि पर्पस ऑफ एनजी ट्यूब इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट। तो नंबर 1 उसमें हो गया प्रोवाइड फीडिंग, नंबर 2 हो गया प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम गैसियस डिस्टेंशन, और जो तीसरा आएगा इसमें फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम एनजी ट्यूब को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एनजी ट्यूब कितने प्रकार की होती है। एनजी ट्यूब 2 प्रकार की होती है। एनजी ट्यूब 2 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 होता है सिंगल लेमन ट्यूब, सिंगल लेमन ट्यूब। ठीक है। सिंगल लेमन ट्यूब का क्या उद्देश्य होता है, इसका जो ल्यूमन होता है, इसका जो ल्यूमन होता है ये केवल सिंगल ल्यूमन होता है। ठीक है ना। तो इसका क्या क्या पर्पस होता है वो देख लेते हैं अपन। इसको किस काम में यूज में लेते हैं, तो जिसमें नंबर 1 आएगा फीडिंग। क्या करा रहे अपन पेशेंट को, फीडिंग कराने में सबसे कॉमनली इसको ही इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा कौन सा आएगा, अगर अपन इरिगेशन कर रहे हैं,
दूसरा क्या आएगा, अगर अपन इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन से ल्यूमन वाले ट्यूब इस्तेमाल करेंगे अपन, तो उसमें आएगी सिंगल ल्यूमन वाले ट्यूब अपन इसमें इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड जो होता है वो होता है डबल ल्यूमन ट्यूब। डबल ल्यूमन ट्यूब, डबल ल्यूमन ट्यूब क्या होती है, वह ट्यूब जिसके दो ल्यूमन होते हैं, वह ट्यूब जिसके दो ल्यूमन होते हैं उसको बोलते हैं डबल ल्यूमन ट्यूब। ठीक है। डबल ल्यूमन ट्यूब का जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है वो किस में होता है, जो मोस्ट कॉमन जहां से हर बार प्रश्न आता है वो होता है सक्शन। सक्शन करने के लिए हम डबल ल्यूमन ट्यूब को मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। या ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में अनगिनत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सक्शन करने के लिए किस प्रकार की ट्यूब इस्तेमाल में लेते हैं। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो होता है गैसियस डिस्टेंशन। गैसियस डिस्टेंशन, गैसियस डिस्टेंशन यानी कि गैस को रिलीज करने के लिए कौन सी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको जवाब देना है माय डियर। इसमें जवाब देना है, क्या देना है आपको, गैसियस डिस्टेंशन के लिए डबल ल्यूमन ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है आप सभी को यहां तक। साइज की बात करते हैं, एनजी ट्यूब की साइज क्या होगी, तो एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट में जो इसकी साइज होगी वो 16 से 18 इंच होगी। क्लियर है। अगर नियोनेट की बात करें तो इसमें 8 से 10 होगी। ठीक है ना। एग्जैक्ट मतलब एवरेज निकाल के इसमें 9 रखना। ठीक है ना। ये प्रश्न पूछ लेते हैं बहुत सी बार। क्लियर है। और क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें, 2% ज़ाइलोकेन जेली। क्या इस्तेमाल करते हैं, 2% ज़ाइलोकोल जेली इस्तेमाल करते हैं। फॉर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए, फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए 2% ज़ाइलोकोन जेली इस्तेमाल करते हैं। और क्या इसमें एक चीज और होगी, है एनएस भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें एनएस इस्तेमाल करते हैं कितना, 20 से 30 ml टू मेंटेन। किसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू मेंटेन पेटेंसी। पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए एनएस का इस्तेमाल करते हैं। ये अपन ने बात कर ली है इंस्ट्रूमेंट का कि एनजी ट्यूब को अपन एनजी ट्यूब के डालने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 अपन एक देख लिया है उसमें कि ज़ाइलोकोन जेली होगी जिसको अपन लुब्रिकेट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एनएस होगी जिसको अपन पेटेंसी मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोसीजर की। प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं कि एनजी ट्यूब को डालने की क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से ट्यूशन एग्जाम में इसमें खड़ा होता है। और जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेता है ट्यूब कितने प्रकार की होती है क्या, लेकिन यहां से नर्सिंग प्रायोरिटी के प्रश्न बनते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए फोकस कीजिएगा इस पे। ठीक है। नंबर 1 इसमें नंबर होगा मेजरमेंट। ट्यूब डालने से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करेंगे हम, ट्यूब का मेजरमेंट कहां से कहां तक के करेंगे, ये प्रश्न बनता है बहुत सी बार। तो ट्यूब का मेजरमेंट करेंगे अपन टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब। क्लियर है। यहां से कहां तक, ज़िफॉइड प्रोसेस तक। ठीक है। मेजरमेंट की बात, एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा जाता है कि मेजरमेंट्स कहां से कहां तक करेंगे, जिसमें आपको यही लाइन क्लियर लिखनी है। यही लाइन
ठीक है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट यही है, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब टू ज़िफोइड प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है आप सभी को यहां तक? अब यहां से एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछेगा कि टिप ऑफ नोज से डायरेक्ट किया तो ज़िफोइड प्रोसेस तक ले जाओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या ईयर लोब से ज़िफोइड प्रोसेस तक ले जा सकते हैं क्या? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में ऑप्शन वही देगा, वो क्वेश्चन में ऑप्शन वही देगा कि या तो टिप ऑफ नेस से डायरेक्ट ज़िफोइड प्रोसेस, या फिर ईयर लोब से डायरेक्ट ज़िफोइड प्रोसेस। तो इसका साइकिल ऐसे नहीं चलेगा, इसका साइकिल पहले यहां से चलेगा, फिर यहां, ठीक है, यहां, फिर यहां, फिर यहां, ठीक है, इस प्रकार से इसका साइकिल चलेगा। क्लियर है आप सभी को यहां तक? उसके बाद ये पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ध्यान रखिएगा। इसमें ट्यूब फीडिंग कराते टाइम पे अलग पोजीशन देंगे और ट्यूब को रिमूव कराते टाइम पे अलग पोजीशन देंगे। क्लियर है? पोजीशन, पोजीशन की बात करें इसमें, तो इसमें हाई फॉलोअर, हाई फॉलोअर विद head tilt forward, क्लियर है आप सभी को? हाई फॉलोअर विद हेड टिल्ट फॉरवर्ड की पोजीशन देंगे इसको। सुपाइन, यहां से प्रश्न बनता है कि क्या पेशेंट को ड्यूरिंग एनजी ट्यूब फीडिंग सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं? नेवर एंड नेवर, कभी नहीं देंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो ट्यूब होगी वो किस में जा सकती है? ब्रोंकस में जा सकती है, एस्पिरेटरी कंडीशन हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। क्लियर है आप सभी को यहां तक? ठीक है, आगे बढ़िए। पोजीशन हो गया। अब यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी का प्रश्न बनता है। अपन ने पेशेंट को पोजीशन दे दी, अब हम अपन क्या कर रहे हैं? ट्यूब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्यूब को अपन क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लिखिएगा ड्यूरिंग ट्यूब इंसर्टिंग, ड्यूरिंग एनजी ट्यूब इंसर्टिंग if respiratory sign and symptom appear। एग्जैक्ट यही प्रश्न बनता है कि जब अपन एनजी ट्यूब को फीडिंग करा रहे हैं तो उस दौरान अगर रेस्पिरेटरी साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गए तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? उस समय प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ठीक है ना, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि क्या ट्यूब को डायरेक्टली आप बाहर निकाल लोगे? वेरी वेरी रॉन्ग। बाहर क्यों निकालेंगे? क्या ट्यूब को अंदर धकेलोगे? इससे पेशेंट और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, ट्यूब ब्रोंकस में जा सकती है। तो क्या करना है अपन को? पुल बैक द ट्यूब। क्या करना है? रिमूव नहीं करना है। क्लियर है? रिमूव नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर खींचना है। पुल बैक द ट्यूब, pull back the tube and sorry and wait till the symptoms disappear। अगर ड्यूरिंग एनजी ट्यूब फीडिंग अपन ने लेफ्ट नोस्ट्रिल्स के अंदर एनजी ट्यूब डाली, वो गले से थोड़ा आगे गई, उसके बाद अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी साइन एंड सिम्टम्स कफ आ रहा है, बेचैनी फील हो रही है, तो अपन को क्या करना चाहिए? अपन को पुल बैक द ट्यूब, थोड़ी ट्यूब ऊपर लें और रेस्पिरेटरी और साइन एंड सिम्टम से जब तक कि वो बंद नहीं हो जाते, सबसाइड नहीं हो जाते, तब तक अपन को क्या करना है? वेट करना है। क्लियर है यहां तक आप सभी को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को हमेशा याद रखना। क्लियर है? अब अपन ट्यूब अंदर डाल दी है, ट्यूब अंदर डाल दी है, तो अब उसके बाद अपन को पता कैसे चलेगा कि भाई ट्यूब अंदर चली गई है या प्लेसमेंट ट्यूब का सही है?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट रिलायबल मेथड टू असेस द लोकेशन ऑफ एनजी ट्यूब, क्या बनता है? मोस्ट रिलायबल मेथड टू assess the NG tube placement। एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट को या उसके लोकेशन को असेस करने का मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है? तो माय डियर आपको आंसर देना है इसमें एक्सरे। क्या आंसर देना है इसमें? एक्सरे। ये तो मोस्ट रिलायबल हो गया, ये तो मोस्ट रिलायबल हो गया। इसके साथ या इसके अलावा भी कुछ और करते हैं, ठीक है, जिसमें सेकंड होगा, क्या होगा? पीएच मॉनिटरिंग। पीएच मॉनिटरिंग, पीएच मॉनिटरिंग में अपन क्या देखेंगे कि यदि पीएच क्या है? बिलो 4 है, बिलो 4 है, तो ये क्या इंडिकेट करेगी? एसिडिक कंडीशन। क्या इंडिकेट करेगी ये कि कंडीशन क्या है? एसिडिक। इसका मतलब क्या है कि करेक्ट प्लेसमेंट है। क्लियर है आप सभी को? अगर पीएच मॉनिटरिंग करेंगे तो उसमें पीएच अगर बिलो 4 आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक नेचर में है। अगर एसिडिक नेचर है तो क्या है कि पीएच इसका प्लेसमेंट कहाँ है? स्टोमक में है। क्लियर है? इसके साथ भी क्या करते हैं, इसके साथ जो तीसरा होता है वो करते हैं पुश द, देखिएगा आगे, पुश द 5 to 10 ml एयर एंड escald द साउंड। क्लियर है? अगर साउंड सुनाई देता है इसका मतलब क्या है कि जो ट्यूब का प्लेसमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। क्लियर है आप सभी को यहां तक? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एनजी ट्यूब ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात। इससे कहीं से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा इससे। क्लियर है? तो यहां पर टॉपिक डालिएगा आप लोग, पेशेंट केयर ड्यूरिंग एनजी ट्यूब फीडिंग। एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान पेशेंट की क्या क्या केयर करेंगे हम? तो इसमें देखिएगा आप लोग, सबसे पहले तो है ना कि ड्यूरिंग फीडिंग कौन सी पोजीशन देंगे। सबसे नंबर 1 इसमें जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम पोजीशन की, कि ड्यूरिंग फीडिंग पोजीशन कौन सी देंगे अपन पेशेंट की। तो इसमें देखिएगा जो पोजीशन होगी फीडिंग के दौरान वो कौन सी होगी? सेमी फाउलर। सेमी फाउलर पोजीशन होगी। ट्यूब डालते टाइम पे अपन ने दिया था हाई फाउलर, अगर ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं उस समय अपन देंगे सेमी फाउलर, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड इसमें देखिएगा, सेकंड इसमें देखिएगा एलवाइस चेक, एलवाइस चेक प्लेसमेंट एंड रेजिडुअल वॉल्यूम एवरी 4 hours and before each feeding। and given
मेडिकेशन। क्लियर है? यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब भी आप फीडिंग दे रहे हो तो फीडिंग देने से पहले हमेशा प्लेसमेंट चेक करें। फीडिंग देने से पहले हमेशा प्लेसमेंट चेक करें, नंबर 1 बात होगी। उसके बाद सेकंड क्या बोला उसने, रेजिडुअल वॉल्यूम देखे, ठीक है ना, कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है और बिफोर ईच फीडिंग। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या दिया है उसने कि 4 आवर। कहने का मतलब ये है कि हर प्रत्येक 4 घंटे के अंदर आप नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी है कि आप पेशेंट के केयर के दौरान उसकी ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करें, ट्यूब का प्लेसमेंट है कि नहीं, ट्यूब कट यहाँ अनप्लेस नहीं हो गई है। दूसरा उसका रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करें और मेडिसिन देते टाइम पे नर्सिंग केयर करें। तो इसमें जो बात बोली रेजिडुअल वॉल्यूम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो स्टोमक के अंदर रिमेनिंग जो कंटेंट होता है, रिमेनिंग जो कंटेंट होता है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम का जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो 100 ml होता है। कितना होता है? 100 ml होता है नॉर्मल। यदि अगर मोर देन 100 ml है तो अपन को क्या करना है? स्टॉप फीडिंग। अगर मोर देन 100 ml है तो फीडिंग नहीं देनी है। अगर 100 ml से कम है तो अपन को क्या देनी है? फीडिंग देनी है। फीडिंग को कंटिन्यू करना है। रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक कैसे करेंगे? रेजिडुअल चेक करने के लिए एक लार्ज सिरिंज लेंगे। क्या लेंगे? लार्ज सिरिंज लेंगे, जो कितने ml की होगी? एवरेज 60 ml की होगी। क्लियर है? उस सिरिंज के द्वारा एनजी ट्यूब से, उस सिरिंज के द्वारा एनजी ट्यूब से क्या करेंगे अपन? रेजिडुअल वॉल्यूम को निकालेंगे। एनजी ट्यूब के द्वारा रेजिडुअल वॉल्यूम को निकालेंगे और उसको मेजर करेंगे कि वो कितना है। अगर वो 100 ml है या उससे कम है तो उस हिसाब से अपन उसको ट्यूब फीडिंग देंगे नहीं देंगे। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यहाँ से जो मैं अगली लाइन लिखूंगा यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अपन ने एनजी ट्यूब के द्वारा रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर निकाल लिया है। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को उस रेजिडुअल वॉल्यूम जो निकाला है उसको फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना है कि वापस डाल देना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसको डिस्कार्ड कभी नहीं करना है, उसको क्या करना है? वापस डालना है। ठीक है ना? तो रेजिडुअल वॉल्यूम शुड बी रीस्टेन। क्या मतलब है इसका? कि वापस डाल दे, नेवर डिस्कार्डेड, कभी फेंके नहीं। ठीक है? अगर भाई साहब ने फेंक दिया तो क्या होगा? इफ डिस्कार्डेड, अगर भाई साहब ने फेंक दिया तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट सब होते हैं। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। क्लियर है आप सभी को? यहां तक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा। ठीक है? एक और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिए, एक और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिएगा। फ्लश द ट्यूब विद 50 ml ऑफ वाटर या नॉर्मल सेलाइन। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ड्यूरिंग ईच फीडिंग। मान लिया जाए कि पहली फीडिंग में अपन ने मेडिकेशन दी है, ठीक है ना? अगर मेडिकेशन दे दी है उसके बाद अगर फ्लश नहीं किया तो अपन जो दूसरी मेडिकेशन होंगे, अगर वो दोनों मेडिकेशन का मिक्सचर हो जाएगा तो वहां से डिफॉल्टर हो सकता है। ठीक है?
तो इस चीज से बचने के लिए ड्यूरिंग ईच फीडिंग देने के बाद उसको फ्लश जरूर करें ताकि वो क्लियर हो जाए, उसमें कोई कंटेंट ना बचे। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, क्लैंप द ट्यूब after giving each medication for 30 minutes या डिपेंडिंग ऑन मेडिकेशन पॉलिसी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब यह हुआ कि हमने एक बार मेडिकेशन दे दी, उसके बाद ट्यूब को क्लैंप कर दे, क्योंकि 30 मिनट एवरेज 30 मिनट हर मेडिकेशन को ब्लड में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। और हमने एक और चीज लिखी है यहाँ पे कि डिपेंडिंग ऑन मेडिकेशन पॉलिसी, हर एक मेडिकेशन का अलग अलग एब्जॉर्प्शन टाइम होता है, अलग मोड ऑफ एक्शन का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए उसको क्लैंप कर दे। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे देखिएगा, फीडिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फीडिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पिछले नोट सेट में ही पूछा गया एक प्रश्न। फीडिंग टेम्परेचर, यहीं से दो प्रकार के प्रश्न पूछे थे, एक के बाद एक। तो फीडिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर। यहां से एक प्रश्न तो यह पूछा था, उसके बाद एक और प्रश्न पूछा था उसने, क्या था वो? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब फीडिंग। एनजी ट्यूब फीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो इसमें आंसर दे देना है आपको, बिना सोचे समझे, डायरिया। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब लास्ट नर्सिंग प्रायोरिटी बची है कि अपन ने खाना वाना खिला दिया, ट्यूब दे दिया, ट्यूब डाल दी, सब कुछ कर लिया, लास्ट बची है वो क्या है भाई? रिमूव द ट्यूब। रिमूव द ट्यूब, ट्यूब को अपन को रिमूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे? आस्क द क्लाइंट टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एमसीक्यू मिल जाएगा आपको, यकीन ना हो तो एग्जाम में देख लीजिएगा, या किसी भी बुक, किसी भी छोटी मोटी बुक, पीआर यादव टारगेट है, किसी बुक को उठा के देख लीजिएगा, प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है ना? ड्यूरिंग ट्यूब रिमूव करते समय नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्या कि टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं फ्री ऑफ से कोर्स का, पूरा नर्सिंग का कोर्स कराऊंगा, जिसमें आपको अच्छी एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे और अच्छी नॉलेजेबल थ्योरी देखने को मिलेगी। क्लियर है आप सभी को? ओके।